Everybody stay down. Nobody move. If anyone moves, I will shoot. ये प्लेन अब हमारे कब्जे में है। चौबीस दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रही एक साधारण फ्लाइट और अचानक हवा में ही सब कुछ बदल जाता है। एक आवाज गूंजती है, ये प्लेन अब हमारे कब्जे में है। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक बनने वाली है। फ्लाइट IC-814 176 यात्रियों और क्रू के साथ आसमान में उड़ती हुई और जमीन पर बैठे कुछ लोग दिल्ली में एक ऐसी लड़ाई शुरू कर रहे थे जो बंदूक से नहीं बल्कि दिमाग, धैर्य और शब्दों से लड़ी जानी थी। दिल्ली साउथ ब्लॉक के अंदर एक के बाद एक फोन कॉल बज रहे थे। इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव हो चुकी थी। हर सेकंड की कीमत थी, हर गलती की कीमत मौत। हाईजैकर्स ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने प्लेन को अमृतसर में उतारने को कहा। यहाँ एक मौका था, एक बहुत बड़ा मौका। जमीन पर भारतीय अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटीज और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग सब एक ही सवाल से जूझ रहे थे, क्या हम इसे यहीं खत्म कर सकते हैं? निर्णय लेना आसान नहीं था। अंदर यात्रियों की जान थी, बाहर देश की प्रतिष्ठा। उसी समय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अधिकारी एक अलग स्तर पर खेल शुरू कर चुके थे। यह सिर्फ एक प्लेन नहीं था, यह एक चलता फिरता संकट था जो हर मिनट के साथ अंतर्राष्ट्रीय संकट बनता जा रहा था। हाईजैकर्स ने अपनी पहली मांग रखी और यह मांग सिर्फ पैसे या सुरक्षित रास्ते की नहीं थी, यह मांग थी कैद आतंकियों की रिहाई। अब सवाल बदल चुका था, क्या भारत झुकेगा? दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग शुरू होती है। रॉ IB और सिविल एविएशन के अधिकारी एक ही टेबल पर। उनके सामने दो रास्ते थे, एक शक्ति जो तुरंत कार्रवाई की मांग करता था और दूसरा बातचीत जो समय मांगती थी और जोखिम भी। इसी बीच प्लेन अमृतसर से उड़ चुका था। क्यों? क्या मौका हाथ से निकल गया था या यह एक सोची समझी रणनीति थी? हर कोई कंफ्यूज था, लेकिन रॉ के कुछ अधिकारी सब जानते थे यह खेल अब लंबा चलने वाला है। फ्लाइट अब लाहौर की ओर बढ़ रही थी। पाकिस्तान ने पहले तो एयर स्पेस देने से इनकार किया, लेकिन ईंधन खत्म हो रहा था। आखिरकार लाहौर में लैंडिंग हुई, लेकिन वहाँ भी ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं मिली। हर देश अपने आप को इस संकट से दूर रखना चाहता था और इसी बीच दिल्ली में एक और फोन कॉल आती है। हाईजैकर्स सीधे बात करना चाहते हैं। अब शुरू होता है सबसे खतरनाक हिस्सा, नेगोशिएशन। रॉ के अधिकारी जानते थे यह सिर्फ बातचीत नहीं है, यह माइंड गेम है। हर शब्द, हर वाक्य एक चाल है। हाईजैकर्स क्या चाहते हैं, वे क्या छुपा रहे हैं और सबसे जरूरी वे कितने खतरनाक हैं। हर सवाल का जवाब ढूंढना था और वो भी बिना उन्हें नाराज किए। फ्लाइट अब दुबई पहुंचती है। यहाँ कुछ यात्रियों को रिहा किया जाता है, लेकिन एक दर्दनाक खबर भी आती है, एक यात्री की हत्या। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह एक मैसेज था, हम मजाक नहीं कर रहे। दिल्ली में माहौल और भी भारी हो जाता है। अब समय कम है और दांव बहुत बड़ा। रॉ और इंडियन एयरलाइंस के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। एयरलाइंस के लोग यात्रियों की स्थिति जानते थे, उनकी मानसिक हालात, उनकी डर। रॉ के पास जानकारी थी हाईजैकर्स के सीधे बैकग्राउंड की, उनके नेटवर्क की, उनके असली मकसद की। इन दोनों के बीच तालमेल ही सबसे बड़ा हथियार था। हर कॉल रिकॉर्ड की जा रही थी, हर आवाज का विश्लेषण हो रहा था। कौन बोल रहा है, उसकी उम्र क्या है, उसका लहजा क्या बताता है। यह सिर्फ बातचीत नहीं थी, यह एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग थी। फ्लाइट अब कंधार पहुंचती है, अफगानिस्तान। यहाँ तालिबान का कंट्रोल था। अब स्थिति और भी जटिल हो गई थी। भारत के पास वहाँ कोई सीधा कंट्रोल नहीं था। रॉ के अधिकारी जानते थे अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। हाईजैकर्स ने अपनी मांग दोहराई, 3 खतरनाक आतंकवादियों की रिहाई। यह नाम सिर्फ नाम नहीं थे, ये भारत के लिए खतरे का दूसरा नाम थे। दिल्ली में एक और हाई लेवल मीटिंग। सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसियां और एयरलाइंस के सब एक ही सवाल के सामने, क्या हम इन आतंकवादियों को छोड़ दें? अगर हाँ तो क्या मैसेज जाएगा? अगर नहीं तो क्या होगा उन 150 से ज्यादा लोगों का? रॉ के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि समय ही एकमात्र चीज थी जो उनके पास नहीं थी। हर घंटे के साथ वे उम्मीद कर रहे थे कि कोई मौका मिलेगा, कोई गलती होगी जिसे वे इस्तेमाल कर सके। लेकिन हाईजैकर्स भी उतने ही तैयार थे। वे जानते थे कि भारत क्या सोच रहा है, वे जानते थे कि दबाव कैसे बनाना है। और इसी बीच कंधार में एक और बातचीत होती है, इस बार आमने सामने, भारतीय अधिकारियों और हाईजैकर्स के बीच। यह बातचीत सिर्फ शब्दों की नहीं थी, यह नजरों की भी थी। कौन झुकेगा, कौन पहले ब्लिंक करेगा? रॉ के अधिकारी हर इशारे को पढ़ रहे थे। क्या ये लोग सच में उतने खतरनाक हैं जितना दिखा रहे हैं, या यह सिर्फ एक ब्लफ है? लेकिन एक चीज साफ थी, वे पीछे हटने वाले नहीं थे। दिन बीत रहे थे और हर दिन के साथ दबाव बढ़ रहा था। मीडिया, जनता और
यात्रियों के परिवार सब जवाब चाहते थे। दिल्ली में फोन लगातार बज रहे थे। हर कॉल एक नई जानकारी या एक नया डर। रॉ और इंडियन एयरलाइंस के बीच सामान्य अब और भी अहम हो चुका था। एयरलाइंस अधिकारी यात्रियों के परिवार को संभाल रहे थे, उन्हें उम्मीद दे रहे थे। रॉ के अधिकारी देश को संभाल रहे थे। आखिरकार एक निर्णय लिया जाता है, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन उस फैसले तक पहुंचने से पहले हर एक पल, हर एक बातचीत, हर एक रणनीति एक अदृश्य युद्ध का हिस्सा थी। एक ऐसा युद्ध जिसमें गोली नहीं चली, लेकिन हर शब्द एक हथियार था, हर चुप्पी एक संकेत और हर निर्णय एक जोखिम। आज भी जब हम उस घटना को याद करते हैं तो सवाल वही रहता है, क्या वह सही फैसला था या कोई और रास्ता हो सकता था। लेकिन एक बात तय है, उस दिन आसमान में उड़ता हुआ एक प्लेन और जमीन पर बैठे कुछ लोग एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसका असर सिर्फ उस फ्लाइट तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों दांव पर थे। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक युद्ध वो होते हैं जो बिना आवाज के लड़े जाते हैं। लेकिन असली डर अब शुरू हो रहा था। प्लेन के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। खिड़कियों से बाहर अंधेरा था और अंदर हर चेहरा डर से भरा हुआ। कोई धीरे धीरे रो रहा था, कोई चुपचाप प्रार्थना कर रहा था और कुछ लोग बस एक ही सवाल सोच रहे थे,